हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल बजटिंग को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पता ही है क्या होता है कि जब हम अपनी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको। सपोज हमें अपनी मशीनरी में इन्वेस्ट करना है या मशीन खरीदनी है या कोई प्लांट लगाना है, तो इन सब पे जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल नेचर का होगा। सो द टर्म यूज्ड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस पे डिसीजन कैसे लिया जाता है वो अब यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि सिर्फ फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाना, इवन कोई नए प्रोजेक्ट लेना, उसको स्टडी करना, फिर उस पे एक्सपेंडिचर करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए देखते हैं क्या है डिसीजन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अ मोस्ट डिसिसिव फैक्टर इन टेकिंग डिसीजन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। जब भी हम किसी प्लांट एंड मशीनरी में अपना एक्सपेंडिचर करेंगे तो मेरे माइंड में रहता है कि उसके कितनी प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आएगी। सपोज अभी हम 10 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उससे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी, यही डिसीजन हमें लेना होता है। और उस डिसीजन को कैसे लिया जाता है उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो सब कुछ देखना होता है, यही डिसीजन होता है डिसीजन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे वही चीज लिखी है। तो सबसे पहली चीज हमारे माइंड में क्या आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के पहले? प्रॉफिटेबिलिटी, कि उसको वो एक्सपेंडिचर जब हम करेंगे तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अराइज होगी। Since some annual return or saving is expected from each capital expenditure plan project, therefore a decision on capital expenditure is generally taken on the basis of comparative study of investment and saving. जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारे पास कुछ सेविंग्स होंगी, सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम। जो भी इनकम उस एक्सपेंडिचर की वजह से निकल कर आएगी, दैट विल बी द पार्ट ऑफ कैश इनफ्लो। हमारे पास उससे पैसा आएगा, जब एक्सपेंडिचर करेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा कैश का, और उसी एक्सपेंडिचर से प्लांट एंड मशीनरी से हमें इनकम भी जनरेट होगी जब हम गुड्स बना के सेल करेंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ सेविंग्स या इनकम हम जिसको कहते हैं। तो यही चीज यहां पे लिखी, फॉर मेकिंग अ कंपैरेटिव स्टडी। अब कितनी इनकम होगी उसको हम कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू रीड करते हैं, एक्सपेंडिचर को स्टडी करते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी कैसे करेंगे? सपोज मेरे पास 3 प्रोजेक्ट हैं, तीनों प्रोजेक्ट पे 20 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है, और तीनों प्रोजेक्ट में हम यहां पे कैलकुलेशंस करेंगे एक्सपेंडिचर करने के पहले कि कौन से प्रोजेक्ट में 20 करोड़ देना है, वहां से रिटर्न कितना आएगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स एंड कैश इनफ्लो। तो उसको हम स्टडी करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे तीनों प्रोजेक्ट को, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजर और द ओनर ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहां पे फॉर मेकिंग अ कंपैरेटिव स्टडी लाइक दिस इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सर्टेन अमाउंट ऑफ एनुअल इनकम और सेविंग एंड नेट इन्वेस्टमेंट। इसीलिए यहां पे हमको समझना होगा कि एनुअल सेविंग्स कितनी होंगी, हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा, हम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, यही सारी चीजें यहां पे हमें स्टडी करके डिसीजन लेना होता है। तो यहां पे जो स्टडी किया जाता है उसमें 2 मेजर चीजों को देखा जाता है। तो वो चीज है, दीज टू आर ऑल्सो टर्म्ड एज नेट कैश इनफ्लो एंड नेट कैश आउटफ्लो। कैश का इनफ्लो कितना होगा उस एक्सपेंडिचर करने की वजह से और कैश का आउटफ्लो कितना होगा उस एक्सपेंडिचर में। आते हैं पहला, जिसको अभी हमने बोला नेट कैश इनफ्लो। इनफ्लो मतलब कैश का आना कंपनी के अंदर। जब हम कोई एक्सपेंडिचर कर देंगे कैपिटल नेचर का, तब वहां से हम एक्सपेक्ट करेंगे कुछ रिटर्न हमारा आना शुरू हो, उसको हम कहेंगे कैश इनफ्लो। अब यहां पे देखिए दिया एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स और कैश इनफ्लो। यहां पे बोला गया जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं तो उससे एनुअली या मंथली हमें कुछ रिटर्न आएगा, एनुअल सेविंग्स होंगी हमारी, या फिर हम उसको कह सकते हैं कैश का इनफ्लो होगा। अब क्या है ये? द डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स। जो एनुअली एक ऑपरेटिंग सेविंग्स होगी मेरी उस एक्सपेंडिचर करने की वजह से, estimated future benefits accruing from the investment proposal in the starting point of capital expenditure decisions। जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन लेने जाएंगे तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे, एक एक्सपेक्टेशन हम निकालेंगे कि इतना एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न या एनुअल सेविंग्स, एनुअल कैश इनफ्लो होगा। तो सबसे पहले डिसीजन जब हम लेने जाएंगे तो क्या देखेंगे कि एनुअल सेविंग्स कितनी हो रही है या फिर कैश इनफ्लो कितना हो रहा है कंपनी में। Such annual operating savings should be calculated on cash basis। अब ध्यान रखिएगा,
यहां पे जब भी हम एनुअल सेविंग्स या कैश इनफ्लो निकालते हैं तो सिर्फ हम कैश बेसिस पे ही निकालते हैं, कैश कितना आया उसी को लेते हैं, नॉन कैश आइटम को हम इग्नोर करते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, ये सारी चीजों को हम इग्नोर करके यहां पे सिंपली हम कैश इनफ्लो को जनरेट करते हैं और चेक करते हैं कि कितना एक्सपेक्टेड है, कितना आ सकता है, एंड हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैश इनफ्लो। तो डिसीजन कैपिटल एक्सपेंडिचर का लेने के पहले सबसे पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, फिर एनुअल सेविंग्स या कैश इनफ्लो को हम निकाल के कंपेयर करेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट से कि कितना कैश इनफ्लो हो रहा है। तो पहला डिसीजन जब हम लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स या कैश इनफ्लो। अब कैश वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम नॉन कैश एक्सपेंस को इग्नोर करेंगे। अब आते हैं जो हमारा सेकंड जो डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है, सेकंड जो मेजर पॉइंट है, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश आउटफ्लो। हमने ये तो देख लिया कि कितना प्रोजेक्ट से हमें कैश इनफ्लो होगा एनुअली। अब आता है क्वेश्चन कि आपको एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ेगा जिससे वो एनुअल इनकम जो सेविंग्स हो रही है, कैश इनफ्लो हो रहा है, वो जनरेट होगा। तो अब हमारा पॉइंट क्या है कि हम एक्सपेंडिचर कैश आउटफ्लो कितना करने जा रहे हैं। तो यहां पे एक्सपेंडिचर करने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ते हैं। तो पॉइंट्स को देखेंगे अभी, पहले हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश आउटफ्लो एट जीरो टाइम पीरियड रिफर्स टू सम ऑफ ऑल कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लोज अकरिंग एट द टाइम ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड टू डिटरमाइन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा इन द फॉर्म ऑफ लमसम अमाउंट, और जो हमारे शॉर्ट टर्म में जो एक्सपेंडिचर होते जाएंगे उसको देखना कंसिडर करना पड़ेगा। यहां क्या लिखा है, दिस टाइम इज जनरली कॉल्ड जीरो टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में जब हम प्लान करेंगे कि कितना एक्सपेंडिचर होगा, और प्लान करने से एक्सपेंडिचर का जो टाइम पीरियड है दैट इज जीरो टाइम पीरियड। जब से हमारी एनुअल इनकम जनरेट होना शुरू होगी उसके पहले तक का टाइम जितना अभी होगा एक्सपेंडिचर का, दैट इज जीरो टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे दैट इज जीरो, यहां पे वर्ड यूज किया गया है, जीरो टाइम पीरियड के अंदर जितने एक्सपेंडिचर होंगे उसी को हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे यहां दिया गया है, दिस टाइम इज जनरली कॉल्ड zero time period. The following factors are considered or taken into account while determining the initial investment or cash flow. अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने होते हैं जब कैश आउटफ्लो की बारी आती है, मतलब जब हम एक्सपेंडिचर करने का सोचते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कैश, या जब सपोज हमने बोला भी आपको कि 3 प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, हमने एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया कैश इनफ्लो को कंपेयर करके, तो जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है तो उसमें एक तो अमाउंट हमें लमसम देना होगा कि 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो आप 15 करोड़ लमसम अमाउंट एक बार में दे दीजिए। तो पहला पॉइंट क्या कंसीडर करना है हमें, कैश कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट की कैश कॉस्ट कितनी है। फिर है इंस्टॉलेशन चार्जेस, फिर अगर सपोज उस प्रोजेक्ट में कुछ मशीनरी का इंस्टॉलेशन होना है या प्लांट लगाना है तो उसके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनते हैं, तो इसको भी कंसीडर करना होता है। तो 2 पॉइंट्स हमें कंसीडर करने हैं। एंड थर्ड इज वर्किंग कैपिटल। सपोज हमने प्लांट एंड मशीनरी जो है लगा ली, जो लमसम अमाउंट दे के हमने इंस्टॉलेशन करवा लिया, अब आता है उसको चलाने का पार्ट जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, कि मतलब मशीन जब चलेगी तो उसमें भी कुछ एक्सपेंडिचर होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, लेबर लगेंगे, रॉ मटेरियल लगेगा, तो ये सब वर्किंग कैपिटल का पार्ट आता है और इसमें भी एक्सपेंडिचर होता है जो हम कंसीडर करते हैं व्हाइल टेकिंग डिसीजन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो थर्ड है यहां पे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में टूल्स का अरेंजमेंट करना, आपका जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, इन सबको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए इस पैराग्राफ को रीड करते हैं, वर्किंग कैपिटल को और अच्छे से समझ में आएगा हमें। एज मेंशन्ड अर्लियर, द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में कॉज एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स or may free some portion of working capital in use. If proposed investment project brings the need for additional working capital, additional funds will have to be arranged and will be tied up for the whole period of investment project's life. Thus, this additional working capital or increased working capital should be added to the cost of new project. यहाँ पे बोला गया कि सपोज अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ एडिशन में भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उसको कंटिन्यू करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को मेंटेन कंटिन्यूटी लाने के लिए, तो वो भी उसी में ऐड कर दिए जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो यहां पे है, सिमिलरली व्हेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मेक्स some part of working capital to be treated as cash inflow in the zero period, such freed working capital should be deducted from the cost of new project.
यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा उसको कंसिडर करना होगा, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल और इन एनी अदर फॉर्म बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ जीरो टाइम पीरियड, अंडर द जीरो टाइम पीरियड जो भी हमारा रहेगा। अब थर्ड जो था हमारा दैट इज द वर्किंग कैपिटल, जिसको हम कंसीडर करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन लेने में। हम फोर्थ आता है हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट। ये बहुत सिंपल सा एक क्लासिकल एग्जांपल है। सपोज आप कोई नया एसेट खरीदने जा रहे हैं और नया एसेट खरीदने के पहले आपने कोई पुरानी एसेट बेची है। पुरानी एसेट को जब बेच के जो पैसा आएगा वो यूटिलाइज हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सपोज मेरी जो नई एसेट है उसकी वैल्यू है 50 करोड़। सपोज हम मान लेते हैं 50 करोड़ की न्यू एसेट हम खरीदने जा रहे हैं और पुरानी एक एसेट हमने बेची है जिसकी वैल्यू थी 10 करोड़। तो आप जब नई एसेट का 50 करोड़ का एक्सपेंडिचर करेंगे तो 10 करोड़ तो आप डिडक्ट करेंगे ना, क्योंकि पुरानी मशीन को बेच के आपने फंड का अरेंजमेंट किया 10 करोड़ का, तो ओवरऑल आपका नेट आएगा एक्सपेंडिचर दैट इज 40 करोड़। ये सिंपली कंसिडर करना होता है हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। यहां पे देखिए थंबनेल जो बना था उसमें हमने लिखा था केपेक्स। तो केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो शॉर्ट में बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स। अब डिसीजन कैसे लिया जाएगा, हमने अभी आपको दो चीजें बताई, कैश इनफ्लो और एक बताया मैंने आउटफ्लो। जब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे और पॉजिटिव हमारा जब रिटर्न आएगा उस केस में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको समझाते हैं। सपोज हमने 10 इयर्स का प्रोजेक्ट लिया है, 10 इयर्स का प्रोजेक्ट है और हमारा जो कैश आउटफ्लो हो रहा है, इट मींस केपेक्स जो हो रहा है हमारा 10 इयर्स के रेंज में, सपोज 25 करोड़ का होगा पूरा टोटल केपेक्स। और 10 इयर्स में जो कैश का इनफ्लो आएगा हर साल, एनुअल जो सेविंग्स अभी हमने आपको समझाई थी, अगर उसको लेके हमारा रिटर्न सपोज आ जाता है मान लेते हैं 35 करोड़, तो आपका जो आउटफ्लो था वो था 25 करोड़ और इनफ्लो एनुअली जो हो रहा है हमारा वो 35 करोड़ हो रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है 10 करोड़ मेरा एक्सेस अमाउंट जो है सेविंग्स के फॉर्म में आ रहा है, इनकम के फॉर्म में आ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बट यहां पे हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन सबको भी कंसीडर करना पड़ता है। सिंपली अगर देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि 25 करोड़ का एक्सपेंडिचर था, 35 करोड़ इनफ्लो हुआ, तो 10 करोड़ मेरा जो है 10 इयर्स में रिटर्न आ गया मेरे पास। अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन फाइनेंस की जो भी दुनिया है उसमें हम ये 10 करोड़ को टाइम वैल्यू ऑफ मनी से भी कंपेयर करते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, जो 25 करोड़ आपने एक्सपेंडिचर किया वो जो है 10 इयर्स में डबल भी तो हो सकता है। सिंपली अगर कहीं इन्वेस्ट ना करे तो 10 इयर्स में वो 50 करोड़ भी तो बन सकता है। एक तरह से 50 करोड़ वैसे ही बन जा रहा है, तो 35 करोड़ हमारा एक तरह से लॉस है ना, 15 करोड़ का लॉस हो जाएगा इससे। तो यही सारी चीजें इस पूरे कैपिटल बजटिंग के टॉपिक में हम आपको समझाएंगे कि ये डिसीजन लेने के पहले कौन कौन सी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर और या फिर अप्रेजल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में यूज होती हैं, उन्हीं सबको यहां पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं while डिसाइडिंग और while अप्रेजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन।